नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सर्वे को लेकर के सियासत हो रही। सर्वे मदरसों के सर्वे की जब से योगी सरकार ने घोषणा की है, तब से तमाम सारी जमीयतें और तमाम मुस्लिम संगठन कुछ इसके विरोध में भी हैं, कुछ मध्य मार्ग अपना रहे हैं, तो कुछ इसका सहयोग भी कर रहे हैं। मदरसों को लेकर के इस सियासत के मायने क्या हैं, यह एक अलग बात है। लेकिन मदरसों की हालात बहुत ख़राब हैं। कई जगह तो हालात ये हैं कि बिल्डिंगें नहीं हैं, बिल्डिंग है तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, छात्र हैं तो पढ़ाने वाले नहीं हैं, छात्रवृत्तियां नहीं हैं। कुल मिलाकर के उन मदरसों को लेकर के ये सर्वे है कि मदरसों के हालात कैसे सुधारे जाएं, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन वहीं जो मुस्लिम संगठन है या मुस्लिम संगठन के विद्वान हैं, उन लोगों का कहना है कि इस सर्वे के पीछे की नीयत साफ नज़र नहीं आती है। हालांकि 13 सितंबर से सर्वे शुरू हो गया है और लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम सर्वे का और इन तमाम मदरसों को लेकर के जो सियासत चल रही है, उस सियासत के मायने क्या है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद यूपी के मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। 12 बिंदुओं का ये सर्वे 13 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी की तरफ से इसे निर्देश को जारी किया गया था। मदरसों को सर्वे को लेकर तरह तरह के सवाल भी खड़े किए गए और विपक्षी पार्टियों ने इसे द्वेषपूर्ण भी बताया। लेकिन खास बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि सिर्फ इसे सर्वे कहा गया है। इस सर्वे में तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या यूं कहें जो सरकार से अनुदान नहीं ले रहे हैं, उन मदरसों का सर्वेक्षण हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि किन मदरसों में सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी क्या तादाद है, शिक्षकों की क्या शिक्षा है, वो किस काबिल है और वो बच्चों को आगे क्या एजुकेशन दे रहे हैं। खास बात है कि इन मदरसों में दीनी तालीम के साथ ही क्या एनसीईआरटी की किताबें भी शामिल की गई हैं, इसको पर देखा जा रहा है। एमआईएम के प्रमुख असदुल नसी ने इसे एक मिनी एनआरसी का नाम दे दिया, जबकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि एक हाथ में कलम तो एक हाथ में कुरान हो, ये उनका सपना है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों की तादाद 16,513 है। उसी में से 560 मदरसों को सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, टीचर्स को सैलरी मिलती है, टाइम से मिलती है और अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। 7 सालों से मदरसों की मान्यता बंद है, क्योंकि मदरसों की मान्यता में काफ़ी फर्जीवाड़ा था। कई मदरसे कागज़ पे चल रहे थे। पोर्टल पे डालने के बाद जब कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च हुआ, मदरसे बोर्ड का पोर्टल बना, उसके बाद से बहुत सारे मदरसे जो कागज वाले थे वो खत्म हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया था कि मदरसों का सर्वे सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं या यूं कहें जो सरकार से अनुदान नहीं ले रहे हैं, उन मदरसों का सर्वेक्षण हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि किन मदरसों में सुविधाएं नहीं है, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदला जाए, कुछ बेहतर किया जाए। दीनी तालीम के साथ ही सरकारी नौकरी या फिर अन्य जगहों पर सेलेक्ट हो सकें, ऐसी पढ़ाई भी उनको दी जानी चाहिए, ताकि वो मदरसों तक सीमित ना रह पाएं और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हमारे साथ बहस में आज हिस्सा ले रहे हैं बासित अली, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के। इसके अलावा वकास बारसी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, देवा शरीफ से जुड़े हुए हैं। तारिक लारी जी हैं, कई बार हमारे साथ डिबेट में रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। नावेश चिको वरिष्ठ पत्रकार हैं। बात आज शुरू करते हैं वकास वारसी से। वारसी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये सर्वे चल रहा है, 13 सितंबर से शुरू हुआ है मदरसों का सर्वे, उन्हें लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी टिप्पणी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वारसी साहब। उपाध्याय जी, मैंने पिछले 2 दिन पहले भी एक डिबेट पे इस बात को बताया और दुख इस बात का है, गम इस बात का है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिन अच्छी चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाना चाहिए समाज के सामने, लोगों के सामने, वो नहीं दिखाता है। आगरा में एक जगह पड़ती है दरौठा, उस दरौठा में एक मदरसा है मोइनुल इस्लाम मदरसा। और उपाध्याय जी, आपको जान के, आपके दर्शकों को जान के ये हैरानी होगी कि उस मदरसे में करीब 200 के ऊपर
हिंदू छात्र पढ़ते हैं। जो उस मदरसे का इंतजामिया है वो उस मदरसे में करीब 248 मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 200 के ऊपर करीब हिंदू स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सारी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाता है जहाँ। तो हमारी तरफ से तो यही जो है वो सोच रखी जा रही है कि जो एक गलत सिस्टम मदरसे के अंदर बना हुआ है, चाहे वो अध्यापक की सैलरी हो टीचर की, या फिर जो आपका जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जिस तरह की जो है वो रिश्वतखोरी का पूरा प्रोपेगेंडा हर जिले में चलाते हैं, उसको बंद करके और सर्वे में उनको एक्सपोज किया जाए। जो वर्किंग अच्छी रुकी हुई थी, जंग लगी हुई, उस वर्किंग को और स्मूथ कर दिया जाए। नहीं वारसी साहब, मेरा जानना यह है कि तमाम मुस्लिम संगठन जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे का विरोध कर रहे हैं, तो उस विरोध में आप क्या उनके साथ खड़े हैं या आपका कोई अलग मत है? आपसे एक स्पष्ट राय जानना चाहते हैं वारसी साहब। उपाध्याय जी देखिए, यहाँ बहुत प्रैक्टिकल बात हमें आपके सामने करनी होगी कि जब अभी कौवा कान लेके ही नहीं गया है तो उस कान के पीछे या कौवे के पीछे भागने से फायदा क्या है? सर्वे हो रहा है, जो परेशानियां उनको वहां पे महसूस हो रही हैं वो परेशानियां लिख के दें। अगर उन परेशानियों पे सर्वे में कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा तब देखा जाएगा ना। अभी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का मेरा मानना है कि ये दो चेहरे की बात होगी। जी जी, ठीक है वारसी साहब। लारी साहब, आप प्रमुख विपक्षी दल हैं और आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। आपने इस सर्वे को, या आपकी पार्टी के मुखिया ने इस सर्वे को सियासत से परिपूर्ण बताया है और इसके पीछे की मंशा जो है आपको साफ दिखाई नहीं देती है। अब आप, जब ये सर्वे शुरू हो गया है और तमाम सारे मदरसे, अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि इसका विरोध हो रहा है, सर्वे में सहयोग भी कर रहे हैं और जो 12 बिंदु दिए हैं सर्वे के, उसमें मुझे लगता नहीं कि विरोध करने लायक कोई बात भी है। आपकी पार्टी क्या सोचती है लारी साहब? देखिए, जो 12 बिंदु दिए हैं और अगर उसी 12 बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी सरकार तो अच्छी चीज है, करे। बाकी अभी वारसी साहब ने कहा ना कि अभी कोई लट पीटने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कहीं सांप तो दिखाई दिया नहीं है। सांप जिस दिन दिखाई दे जाएगा उस दिन फन कुचलना सब जानते हैं, फन कुचल के रख देंगे। विपक्षी दल है तो फन कुचल के रखेंगे। और आप किन मदरसों की बात कर रहे हैं, मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि कई मदरसे ऐसे हैं जो मस्जिदों के अंदर चलते हैं, जो सिर्फ दीनी तालीम के लिए चलते हैं, जो कुरान पढ़ाते हैं और कुरान से रिलेटेड ही कहानी किस्से, इस्लाम से रिलेटेड कहानी किस्से ही पढ़ाते हैं, जिसमें कोई भी उनको मैथ्स या साइंस या हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी लिटरेचर या कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है। जैसे मेरे ही बच्चे हैं, वो मदरसे भी जाते हैं तो वो दे आर ऑलरेडी स्टडी, वो अपना मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन दीनी तालीम के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे मौलवी साहब जो है 25 बच्चे 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, दीनी तालीम देते हैं। तो दीनी तालीम के मदरसे पे आप जबरदस्ती इंग्लिश हिंदी थोपना चाहते हैं तो कोई फायदा है नहीं। और वो मदरसे ऐसे हैं जो मेरे बच्चों से फीस लेकर हदिया, एक तरह से हम लोग कहें कि हदिया हम लोग देते हैं, फीस तो नहीं कहेंगे, एक हदिया देते हैं कि इस्लाम के बारे में बताना और कुरान पढ़ाने की कोई फीस नहीं होती है। वो एक तरह से उनको हम लोग गिफ्ट देते हैं, उस गिफ्ट के सहारे वो अपना घर भी चला लेते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं। तो किन मदरसों की सरकार, लेकिन लारी साहब आप ही के जो नहीं, देखिए आपने भी कहा कि हमें फन कुचलना आता है, इसी तरह की भाषा आपके एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने कहा कि सर्वे पे आइए और उनका स्वागत जूते चप्पलों से करिए। तो इस तरह की भाषा क्या शोभा देती है? भाषा है, मैं तो जूते चप्पल की भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ही प्योर असंवैधानिक भाषा है और मर्यादा के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है। अब अगर सांप डसने आएगा तो बढ़ना चला आप उसको हाथ में लेकर खेलेंगे या गले में तो लगाएंगे नहीं, उसको कुचलेंगे ही। ये अगर जबरदस्ती कुचलने की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और इस्लाम अपने धर्म का प्रचार क्यों कर ले रहा है, अगर आप इसलिए कर रहे हैं, जो मंशा दिख रही है, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अगर आपके धर्म के बारे में, तो वो इस्लामिक लोग जिम्मेदार नहीं है, तारिक अहमद लारी या उनकी कौम जिम्मेदार नहीं है, वो आप जिम्मेदार हैं।
आप देखिए कि आपके बच्चे क्यों नहीं आपके धार्मिक किताबों का अनुसरण कर रहे हैं या पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आप जिम्मेदारी करिए, आप ट्यूटर रखिए, आप ऐसे लारी साहब बिल्कुल, लारी साहब, जो हमारा संविधान है, संविधान ये कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये हमारे संविधान में है। और इस मदरसे लेकिन जो मान्यता भी प्राप्त हैं और वो धार्मिक शिक्षा भी दे रहे हैं, तो ये तो संविधान का भी एक तरह से मजाक हुआ ना। आपको शिक्षा देनी है दीजिए, फिर धार्मिक अनुदान मत लीजिए, सॉरी ये शासकीय अनुदान न लें। तो फिर भाई आप संविधान कायदे से पढ़ लीजिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ये अलाउड है कि वो अपने धर्म का शिक्षा दे सकते हैं, तो आप कायदे से संविधान पढ़िए पहले। ये संविधान तारिक अहमद लारी ने लिखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है, ये तारिक अहमद लारी का संविधान नहीं है। और उसमें साफ लिखा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को अपने धर्म का शिक्षा देना चाहे तो वो दे सकते हैं, दे आर अलाउड टू गिव। तो आप कैसे संविधान की दुहाई दे रहे हैं और कौन से अल्पसंख्यक शिक्षण, लारी साहब नहीं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अलग से सुविधाएं दी गई हैं। अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों पे जो सरकारी बीएसए के नियम कायदे हैं वो लागू नहीं होते। जैसे कृष्ण मिशनरी स्कूल चलते हैं वो बीएसए के अंडर में नहीं आते। सर उसमें एक ये भी सुविधा है, पता करिए, जानकारी हासिल करिए उपाध्याय जी, उसमें एक ये भी सुविधा है, क्योंकि मैं एक शिक्षण संस्था चला चुका हूं, मुझे ये बात मालूम है। आप एक बार ये जानकारी हासिल करिए, आप ये देखिए जितने मिशनरी स्कूल्स हैं ये भी अल्पसंख्यक के अंडर आते हैं, तो उनको वो भी अपनी प्रेयर्स करवाते हैं, वो तो कंपलसरी सबसे करवाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबको कराते हैं। लेकिन मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ाइए, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। आप अगर हिंदू हैं या सिख हैं तो आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ना पढ़िए। आप वारसी साहब से पूछिए कि वहां जहां मदरसों में ये बता रहे 200 से ऊपर हिंदू छात्र पढ़ रहे, क्या उनको अनिवार्य है कि वो कुरान को पढ़े, कुरान की तिलावत करें? नहीं अनिवार्य है। लेकिन वहां जो मुस्लिम पढ़ रहे होंगे वो पढ़ सकते हैं, और उन लोग को जबरदस्ती नहीं किया जाता है, जैसे मिशनरी स्कूल में सवेरे प्रेयर करवाई जाती है। नहीं ठीक है लारी साहब, नहीं बिल्कुल ये, और हमारी बहस वो लड़ाई झगड़े वाली है भी नहीं, हम तो बहस बहुत विद्वता पे कर रहे हैं, तर्कों पे कर रहे हैं। तो आपकी बात का स्वागत है। बासित अली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बासित जी, अभी लारी साहब ने भी कहा और वकास वारसी जी भी बोल रहे थे, आपने सुना होगा। ये जो सर्वे हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए ठीक है, उसके 12 बिंदु सही हैं, बहुत सारी बातें जो है उनको मान लिया जाए कि कोई मंशा भी सरकार की सही है, और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का ये सर्वे है। तो जैसा कि अभी लारी साहब कह रहे थे कि कोई अगर अपने घर में बैठ के धर्म की शिक्षा दे, या कोई एक रूम में बैठ करके, एक कमरे में बैठ के धर्म की शिक्षा दे रहा है, तो वो तो कोई भी दे सकता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपसे समझना चाहते हैं बासित अली साहब। देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था से सभी अल्पसंख्यक आयोग हो या SC/ST आयोग हो, महिला आयोग हो, उसी प्रकार से बाल आयोग भी है। बाल आयोग ने सिफारिश की सरकार से कि जो गैर अनुदानित मदरसे हैं, ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन मदरसों के अंदर बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसने 12 बिंदु पर रिपोर्ट मांगी कि वो कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं है, मानवीय कोई व्यवहार उनका तो नहीं हो रहा है, कहीं उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से उसने एक चिंता जाहिर की बच्चों के प्रति। उस चिंता को लेकर के उसने सरकार को आदेशित किया, सरकार ने अपना काम कराना शुरू किया, क्योंकि बाल आयोग है तो सीधी सी बात है, बच्चों की चिंता वो करेगा। वो चाहता है कि मुझे हमें जानकारी हो कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, वो क्या पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। इसको लेकर जो जैसा भी जो देवा शरीफ से ट्रस्टी हैं वकास साहब, इन्होंने कहा कि सर्वे होगा, तो सर्वे के बाद जो चीजें तय होंगी उनकी अच्छाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उन चीजों अगर वो तय ना हो, वो ना हो, तो लोगों को उस पर ऐतराज भी करना चाहिए, लोगों को इसकी बात भी करनी चाहिए। लेकिन सर्वे ना हो
इसकी चिंता ये समझ से बिल्कुल परे है कि आप सर्वे क्यों नहीं होने देना चाहते, ऐसा क्या गलत है या ऐसी क्या आपत्ति है कि जिसको आपको लगता है गलत है। तो ये कुछ दलों ने कहा कि चंदे का धंधा है, चंदे पर नजर है। तो चंदे की बात तो ये है कि जो प्रदेश सरकार है, ये प्रदेश सरकार का भी अधिकार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मदरसे हैं उनमें क्या हो रहा है, सरकार की मंशा क्या, उसके पीछे क्या है, जाने बगैर लोग एक विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई आप क्यों सर्वे कर रहे हैं। सरकार का अधिकार है कि वो चाहती है कि जानना कहाँ से पैसा आ रहा है और क्या हो रहा है, कितने उसके अंदर बच्चे हैं। और रही बात अभी जो सपा के प्रवक्ता है उन्होंने अपने अधिकारों की बात की, उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध भी होना चाहिए कि जो बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक सभी लोगों में चर्चा की जाती है कि हिंदुस्तान ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम है। दारुल उलूम की जो सबसे बड़ी डिग्री है, उस डिग्री की मान्यता केवल इतनी है फाजिल की कि आप दीनियात में केवल उसमें बीए के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, वो भी एएमयू के अंदर या जामिया के अंदर। तो हमारे बच्चे पढ़े, वो केवल मौलाना ना बने, वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, वो डॉक्टर बने, वो टीचर बने, वो अच्छे नागरिक बने, इसकी चिंता सरकार को है। तो सरकार अपना काम बखूबी बिना भेदभाव के कर रही है। और सबसे बड़ी बात, सरकार बिना किसी जाति, मजहब, पंथ को देखे हुए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़े। और योजनाओं में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर, सरकार की योजनाओं में मुसलमानों को 9% की हिस्सेदारी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं योजनाओं में आज 30 से 32% की हिस्सेदारी मुसलमानों की है, क्योंकि उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। उसी तरह से मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए, उनकी सही स्थिति जानने के लिए सरकार ने सर्वे कराने का काम अपना शुरू किया है और इस सर्वे के जरिए सरकार अपनी आगे की रणनीति बनाएगी। ठीक है अली साहब, हमारे साथ नावेद जी भी हैं। नावेद जी, आपने तीनों को सुना, आपका नजरिया क्या है? क्या सरकार की मंशा आपको साफ दिखाई देती है या इन सर्वे के पीछे मंशा कुछ और है? क्योंकि मदरसों को लेकर के बहुत बयान आते रहते हैं तमाम देश प्रदेश के नेताओं के कि वो आतंकवाद के अड्डे हैं, कहीं कुछ इस तरह के बयान भी आते रहते हैं। तो कहीं कोई हिडन एजेंडा तो दिखाई नहीं देता नावेद जी इसमें? बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि ये चर्चा खूब हो रही है और बहुत ज्यादा ही हो रही है। हम लोग भी कई बार टीवी चैनलों पे इस तरह की चर्चाओं में शामिल होते हैं और कुछ चर्चाएं सुनते हैं और मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और बहुत चौंकाने वाली बात भी लग रही है। चौंकाने वाली बात इसलिए लग रही है कि ये विषय हो सकता है, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये इस पर चिंतन मनन हो सकता है, इस पर बहस हो सकती है, इसका एक ड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसे ही जैसे हमें जरूरत इस बात की है कि हम दिन में 2 बार कंघी करते हैं, अपने बाल बनाते हैं, लेकिन अगर ब्रश ना करें, मुंह नहीं धोएं, स्नान नहीं करें और कपड़े चेंज नहीं करें और केवल हम बाल ही बनाते रहें, तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी। लेकिन किसी भी विषय के ऊपर अगर मंथन, चिंतन और चर्चा होती है तो कोई अच्छा उसका सॉल्यूशन होता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन में भी जब समुद्र मंथन हुआ तो विष और अमृत अलग अलग हो गया। मंथन होना चाहिए, हर विषय पे होना चाहिए। मैं जो चर्चाएं हो रही है उसके 2 पहलू पे बात करना चाहूंगा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। जो मैंने सुना, जो मैंने भी शिरकत की और कई बुद्धिजीवियों के साथ, आम जनता के साथ मैंने इस पे चर्चा की और लोगों को सुना, उसमें 2 पहलू नजर आ रहे हैं। मजेदार बात है कि दोनों पहलू जो है उसका अपना लॉजिक है। एक लॉजिक ये है, जो हमारे बहुत सारे मुस्लिम साथी भी, नॉन मुस्लिम साथी भी इसका स्वागत कर रहे हैं और हमारे भाजपा से जुड़े हुए कई साथी वो भी खूब स्वागत कर रहे हैं और इसके लॉजिक दे रहे हैं कि भाई इसमें बुराई क्या है, इसका सभी को लोगों को स्वागत करना चाहिए, इसमें पूरे समाज का, पूरे भारतीयों का, पूरे मुस्लिम समाज को भी इसका स्वागत करना चाहिए। किसी भी चीज का अगर सर्वे होता है तो उससे ये मान के चलिए कि कुछ बेहतरी के लिए हो रहा है।
पहली चीज तो ये कि हम अगर अपने घर में को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, उसकी कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो कोई एक एक्सपर्ट उसको आके देखेगा और कहेगा कि इसमें पुताई नहीं हुई है, इसमें रिनोवेशन होने की जरूरत है, इसका दरवाजा खराब है, इसके नल में लीकेज है। ये तमाम चीजें जब देखते हैं तो इसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद में इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके सुधार के लिए काम होता है। सीधी सी बात हो, इसी तरीके से सर्वे है और सरकार अगर सर्वे करवा रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके कई बिंदु शिक्षा देना चाहिए, आधुनिक शिक्षा या धर्म की शिक्षा जो मदरसे में होता है, उसमें सरकार उसके लिए पैसा दे रही है, फर्नीचर के लिए पैसा दे रही है, कंप्यूटर के लिए पैसा दे रही है। अगर बीच में कोई अफसर या कोई मुतवल्ली या कोई भी संचालक उसमें बेईमानी कर रहा है, उसमें अनियमितता है, तो वो बात पता चल जाएगी और ये हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए फायदेमंद है। यदि उसकी बिल्डिंग जहाँ मदरसा चलना है वो कमजोर है और बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है, तो एक रिपोर्ट आ जाएगी कि बिल्डिंग जर्जर है। अगर लगेगा कि फर्नीचर खराब है तो उसकी एक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके सारी चीजें ये भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं, किसको जरूरत है। तो सर्वे तो एक अच्छी चीज है और ये बड़ी सकारात्मक है और ये बात बहुत सारे लोगों की राय है, मेरी भी यही राय है कि सर्वे होना ऑब्जेक्शनेबल कतई भी नहीं हो सकता है। किसी भी चीज को सुधारने के लिए हमें उसको जानने की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे कोई दिखे और कहे कि तुम शर्ट तुम्हारी गंदी है और तुम्हारी चप्पल टूटी हुई है, तो इसका मतलब वो मुझे कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ हमारे लिए अच्छा करने वाला है और वो कमियों को निकाल के या खूबियों को भी निखारने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो एक पॉइंट हो गया और इस पॉइंट को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट उनका जो चर्चाएं हो रही है, खासतौर से हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं, कुछ विपक्षी लोग हैं, उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर एक नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। उन टिप्पणियों में भी दम है। उनका कहना है, उनका ये कहना है कि साहब ये बताइए कि सर्वे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अनुदान देने का सिलसिला कई वर्षों से जारी है, जो मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने की बात हुई, उसके लिए विभाग है, उसके लिए बजट है, उसके लिए इश्तिहार है, तमाम बातें होती है। कई वर्षों से उनके पास अनुदान नहीं है। हमारे कई नॉन मुस्लिम भाई जो आधुनिकरण के लिए उससे जुड़े हुए अनुदान लेते हैं, उनको पैसा नहीं मिला। तो साहब पहले बेसिक चीजें जो हो रहा है उसमें तो आप रुकावट, ये उनका सच है। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, मैं जिस बात कर रहा हूं उस बात में है। यदि आप ये अच्छी नियत है और आप जिस चीज को निखारना चाह रहे हैं, वहां जो बुनियादी चीज है उस पर तो आप कई वर्षों से उनकी तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, जो उनके अनुदान के बिल लगे हैं वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो एक चीज ये उनका लॉजिक है, वो कहते हैं कि उसमें तो आपने बिल्कुल सब रास्ते रोक के रखे। चलिए, दूसरा पहलू उनका यह है कि साहब आपको तो बहुत चिंता है, अच्छी बात है, हमारे मुस्लिम समाज को आप आगे ले जाओगे उनकी शिक्षा के लिए, उसके आधुनिक शिक्षा के लिए, उनकी धार्मिक शिक्षा के लिए, मदरसों को आप बहुत फरमा रहे, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की क्या दशा है, कभी आपने सोचा है इसका सर्वे करने के लिए? कोई बात छुपी हुई नहीं है। सरकारी स्कूलों की दशा वाकई में अच्छी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तमाम चीजें निकल के आती रही है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मदरसों में शिक्षा लेने वाला चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी धर्म विशेष की बात करूं, 2%, 3%, 4% होगा। जो 95% बच्चे, गरीब बच्चे जिनके घर वाले सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में डालने के लिए, वो सरकारी स्कूलों की उनकी बुनियाद, उनके संस्कार, उनकी शिक्षा की बुनियाद खड़ी हो रही है। लेकिन क्या स्थिति है सरकारी स्कूलों की, इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट ने कभी ही सर्वे करवाने के लिए कोई कदम उठाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वे मदरसों की करवा रही है, बहुत अच्छी बात है। क्यों उनका तर्क है, वो कहते हैं सरकारी स्कूलों के बारे में सोचिए। अगर अच्छी वाले शिशु मंदिर जो है, सरकारी विद्यालय जो है, उनके बारे में भी, उनके भी डेवलपमेंट और विकास के लिए बात करिए। एक तीसरा पक्ष बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी सुनकर बहुत मजा आएगा और दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा। एक पक्ष कह रहा है कि इससे पहले, मुझसे पहले तुम्हारे भाजपा के साथी जो पक्ष लग रहे थे, वो पक्ष भी इस दलील को पुख्ता करता है कि उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समुदाय के लिए जितना प्रतिशत किया जा रही है, अच्छी बात है। तो फिर जो कहती थी भाजपा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण करती थी, केवल मुसलमानों के लिए काम करती थी, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं करती थी। अरे साहब, आप तो खुद बता रहे हैं हम पहले सबसे अधिक मुसलमानों के लिए काम करें। एक पक्ष यही निकल के आ रहा है
कि ये क्या तुष्टीकरण है? 3 तलाक, मदरसा, फला, नमाज, सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए, उनका विकास मेजॉरिटी कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल नावेद जी, ठीक है। और भी वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपकी बातों का जवाब वासित अली जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले वकास वारसी जी से मैं पूछना चाहूँगा। वकास जी, जैसा लारी जी ने कहा और हमारे वासित अली भी कह रहे थे कि जो लारी जी का कहना है कि भाई वहाँ ये जो शिक्षा दी जाती है, तो अगर कोई बच्चे, कई ऐसे मदरसे भी हैं जहाँ जैसे उनके बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन वो दीनी शिक्षा के लिए मदरसों में जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है और सर्वे की ज़रूरत क्या है? दूसरी बात, एक सवाल नावेद साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि मदरसों का तो सर्वे हो रहा है, ठीक है साहब, आपने बाल आयोग की रिपोर्ट देख ली, सब कर ली, लेकिन सरकारी स्कूलों के हालात बहुत ख़राब है। और मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं। सरकारी स्कूलों के कायाकल्प योजना के तहत बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत होना बाकी है। तो ये सवाल आपसे भी है और इसके बाद फिर बासित अली साहब से इसका जवाब लेंगे। वकास वारसी साहब। तारिक साहब की बात पे मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ तारिक साहब को कि अगर आप जैसे लोग पढ़े लिखे भी इस बात को, इस सोच को मजबूत करेंगे कि आप दीनी तालीम के लिए अपने बच्चों को कहीं और पढ़वा रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया, और दुनियावी तालीम के लिए कहीं और पढ़वा रहे हैं और दीनी तालीम के लिए सिर्फ जो है आप मदरसे भेज रहे हैं और वहाँ जो भी आप उनको जो है हदिया अपनी तरफ से देते हैं। तो उपाध्याय जी, मेरा कहना है कि इस तरह की बात जब हमारे दिमाग में आती है तो वी शुड फोकस ऑन सर सैयद मॉडल। हमें सर सैयद अहमद खान के मॉडल को देखना चाहिए, जहाँ पे जुमे की नमाज के लिए, मैं आपको एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अंदर की बात बता रहा हूँ जो सिर्फ कैंपस से जुड़े लोग जानते हैं कि अगर वहाँ फ्राइडे को कुर्ता पजामा और स्लीपर्स पहनता है स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो उसे सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का टाइम मिलता है कि इस कुर्ते पजामे को नमाज के बाद आप अपने रूम पे पहुंच के, हॉस्टल पहुंच के इस कुर्ते पजामे को उतार दीजिएगा, या तो शेरवानी पहनिएगा इस कुर्ते पजामे के साथ, या फिर आपको अपना नॉर्मल जो आप पैंट शर्ट या कोई और दूसरे कपड़े पहनते हैं वो पहनिए। इस बात का मतलब ये है कि आज से 100-125 साल पहले सर सैयद अहमद खान का ख्वाब ये था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, इस तरह का स्टूडेंट वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से देना चाहते थे। एजुकेशनल जो रिफॉर्म सर सैयद अहमद खान लाए, उस एजुकेशनल रिफॉर्म का ख्वाब उनका ये था सर सैयद का कि एक मुसलमान स्टूडेंट जब तालीम हासिल करे तो वो कंप्यूटर की भी तालीम हासिल करे और दीनियात की भी तालीम हासिल करे। इस मॉडल पे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और तब के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तारिक साहब की पार्टी के नेता थे अखिलेश यादव साहब, जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अपनी तरफ से प्रपोजल दिया तब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वजीर आला को, कि साहब आप जो है वो हमारे सर सैयद मॉडल के स्कूल अपने कम से कम 15 जिलों में आप हमको मदद कीजिए और हम सर सैयद मॉडर्न स्कूल जो है बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वो प्रपोजल कौन से डस्टबिन में या कौन से ट्रैश बॉक्स में चला गया, क्योंकि उस वक्त के तारिक साहब की पार्टी के एक बड़े जबरदस्त मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, जिनके पास 9-9, 10-10, 11-11 विभाग होते थे और एक बहुत बड़ा तबका माइनॉरिटीज का उनकी तरफ नजर उठा के देखता था कि साहब एक किसी जिले या एक किसी मुस्लिम बस्ती की तरफ अगर वो निगाह उठा के आंख भर के देख ले तो उस बस्ती में जो है वो अस्पताल, उस बस्ती में स्कूल, उस बस्ती में जो है वो साहब सड़कें रातों रात पहुंच सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो निगाह करम जो है आजम साहब का रामपुर के अलावा कहीं जल्दी हुआ नहीं, क्योंकि अगर हुआ होता, जिस स्टैचर पे, जिस पोजीशन पे मोहम्मद आजम खान थे, जिन मुस्लिम बस्तियों में सड़क की शिकायत, जिन मुस्लिम बस्तियों में मदरसों की शिकायत, जिन मुस्लिम बस्तियों में अस्पतालों की शिकायत, हेल्थ फैसिलिटी की शिकायत आज है, अगर सही से उनको अपनी ताकत का, जो पूरी ताकत उनको मिली थी अपनी पार्टी की तरफ से अपनी 2012 से 17 की सरकार में, तो आज हम यहाँ ये सर्वे रिपोर्ट को बैठ के डिस्कस ना कर रहे होते। दूसरी बात, नावेद भाई ने जो कहा कि सरकारी स्कूल में बहुत बुरा हाल है, तो ये सच है। सरकारी स्कूल में एक बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव की जरूरत है।
बहुत बड़े पैमाने पे जैसे मदरसों के टीचरों का आनन हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, वैसे ही सरकारी स्कूल में मैं आपको बता दूं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दीजिए, अंतर जनपदीय छोड़ दीजिए, जिले के अंदर अगर ट्रांसफर्स होते हैं, महिलाओं को दिक्कत होती है, जो टीचर्स हैं, तो उनके बेचारों के पैरों के जो है वो छाले पड़ जाते हैं दौड़ दौड़ के बीएसए और डिपार्टमेंट के पास। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है वारसी साहब। लारी साहब, अभी तमाम लोगों को आपने सुना, एक बात निकल के आ रही है कि ये दिक्कत कहाँ है। एक हाथ में कलम हो, एक हाथ में कुरान हो, और दीनी तालीम की अलग से ज़रूरत क्या है, ये तो आपके मुस्लिम स्कॉलर्स कह रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी का नज़रिया क्या है? देखिए, एक बात समझिएगा, मैं तो शहर में रहता हूँ और मैं साहिब हैसियत आदमी हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की या अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एज अ मुस्लिम, मैं तारिक अहमद लारी इंडिविजुअल बात कर रहा है, इंडिविजुअल मैं बता रहा हूँ। मैं एक साहिब हैसियत आदमी हूँ, तो मेरी हैसियत है कि मैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकता हूँ मिशनरी स्कूल में, और उनके लिए दीनी तालीम हम लगा सकते हैं। आज की डेट में स्कूल की तालीम जो है, जो भी तालीम आप ले रहे हैं, दुनियावी तालीम आप जिसको हम कहते हैं, दुनियावी तालीम आप ले रहे हैं, वो बहुत भारी पड़ रही है बच्चों पे। तो बच्चों को सिर्फ 2 दिन मिलता है दीनी तालीम लेने के लिए, सैटरडे और संडे, जो छुट्टी होती है ज्यादातर। तो बच्चे जहाँ जा रहे हैं मेरे, वो मियाँ बीवी हैं। मेरी लड़की वहां जाती है उनकी वाइफ से, और लड़का उन हस्बैंड से पढ़ता है, तो वो उनके घर में है। अब उनके घर के अंदर सर्वे की क्या जरूरत है, जहाँ कुल 25 बच्चे पढ़ते हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ दीनी तालीम का काम करते हैं। नदवा के वो पास आउट है, आदिम माहिर और वो सब करके पास आउट है। बहुत अच्छा कुरान और तिलावत और हर चीज इस्लाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। हमारी हैसियत हम कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लिया, मैं आपको एक बात अपने इंडिविजुअल बता दूं, मैं धर्म के आधार पे किसी भी जगह का नाम पसंद नहीं करता हूँ, चाहे वो बनारस हो चाहे वो अलीगढ़ हो। कायदे से इन दोनों के नाम चेंज भी होने चाहिए। मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये समाजवादी की पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे धर्म के आधार पे आप ऑलरेडी आप धर्म के आधार नाम और धर्म के आधार पे आप बंटवारा कर दे रहे हैं। बंटवारा नहीं होना चाहिए, शिक्षा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम रखिए, बनारस यूनिवर्सिटी नाम रखिए। ये क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम रखा आपने? आप नाम रखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, आप पढ़ाइए जो पढ़ाना आपको पढ़ाइए। जो ये कह रहे हैं सर सैयद खान साहब ने कहा था कि एक हाथ में कलम और एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो मेरे बच्चे एक हाथ में लैपटॉप लिए हुए हैं और एक हाथ में कुरान भी लिए हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ समाजवादी पार्टी और जनता। तारिक भाई, यहाँ 90% गरीब है। बच्चों पे नहीं, डिबेट कम्युनिटी के बच्चों पे हो रही है। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप इस बात को वाजे रखें कि यहाँ डिबेट कम्युनिटी के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में। मैं बैठ के कम्युनिटी के नाम पे मैं बैठ के यहाँ चंदा इकट्ठा नहीं करता हूँ, समझ रहे हैं? चंदा इकट्ठा करने का काम मेरा नहीं है, वो आपकी मेरा काम चंदा देने का है। नहीं लारी साहब, जिस मुद्दे पे उसको बात करने थे, मैंने आपको बीच में टोका नहीं। मुझे मालूम आपको ये बहुत मिर्ची लगी कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम क्यों लिया। मैं समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, ये हर अलीगढ़ियन के मिर्ची लगती है। क्यों आप ये हर अलीगढ़ियन के मिर्ची लगती है जो बिना इतिहास जाने। आप सर सैयद अहमद खान भैया, मुझे आप इतिहास ना समझाइए जनाब, मुझे इतिहास ना समझाइए। पार्टी के लोगों को इतिहास ना मुझे इतिहास ना समझाइए। मेरे वालिद भी वहीं पढ़े हुए हैं, इतिहास पढ़ने की मेरे भाई। मेरे वालिद भी वहीं पढ़े हुए हैं, मेरे वालिद भी वहीं के पढ़े हुए हैं, मेरे चचा भी वहीं के पढ़े हुए हैं। और जिस जमाने में जब लोग 1 रुपए वहाँ मुसलमानों के अलावा भी बहुत लोग पढ़ते हैं, वहाँ कम्युनिस्ट भी पढ़ते हैं। मुझे नहीं बात। सुनिए जनाब, जब लोग 1 रुपए का नोट नहीं देख पाते थे ना, तो 1 लाख रुपए का चंदा मेरे दादा ने दिया था। इसलिए हमको ना समझाइएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम। 1 लाख का अगर मुझे ना समझाइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, मुझे ना समझाइएगा, मुझे ना समझाइएगा अलीगढ़ मुस्लिम साहब। मुझे पता है आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने टाइम पे बोलिए, आप अपने टाइम पे बोलिए, जो बोलना है बोलिए, जानिए, फैक्ट आपको जो बोलना है बोलिए। एक एक करके बोलिए। वारसी साहब, मैं आपको समय दूंगा। जो लारी साहब ने कहा मैं उसके लिए आपको समय दूंगा, आप उसमें अपना जवाब दीजिए। लेकिन ऐसे दोनों बोलेंगे तो फिर, और ये विद्वत लोगों की बहस है, उस तरह की राजनीतिक बहस नहीं है जो मुर्गा लड़ाई वाली।
तो मुझे लगता है कि लारी साहब अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा और आप उनकी बात का माकूल जवाब दीजिए, वो आपको समय मिलेगा बारी बारी। मेरा आग्रह है आपसे। जी लारी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर बासित अली साहब से हम सवाल लेते हैं। दूसरा, मेरे बच्चों के बारे में सवाल कहा कि आप अपने बच्चों को करते तो वो बात अलग हो गई। बच्चों के बारे में पूछा तो बच्चों का जवाब दे दिया था। अब मैं अपने हम कम्युनिटी की बात करें, हमारे लारी साहब, हम एक समग्रता में बात करें, सामूहिकता में। कौम की बात कर, अब मैं कौम की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे पर्सनल बात हुई थी तभी मैंने जवाब दिया। मैं अब कौम की बात कर रहा हूँ। हमारे कौम में ये आप लेकर चलिए कि गरीब लोग 90% है, 90% है। उसमें थोड़े साहिब हैसियत थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत ये है, 90% गरीब लोग हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो मदरसे में भेजते हैं। उनके लिए जरूरी है कि उनको दीनी तालीम भी मिले और उनको वो तालीम भी मिले, दुनियावी तालीम भी मिले, बिल्कुल मिले। लेकिन जो बंदा, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप किसी के ऊपर खान पान का नहीं लागू कर सकते कि नहीं भाई आपको यही खाना, आप इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। वैसे ही आप किसी के ऊपर आपको कौन सी तालीम लेनी है ये आप लागू नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मुझे सिर्फ दीनी तालीम लेनी है, तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सी तालीम लूं और मैं कौन सी जगह पे पढ़ूं, पहली बात। दूसरा, गांव में भी मस्जिद चलते हैं। हाँ बिल्कुल, संविधान अधिकार देता है आपको, बिल्कुल अधिकार देता है। हम गांव में भी मदरसे चलते हैं जो मदरसे मस्जिद के अंदर ही हैं, क्योंकि कई लोग अपने घर में नहीं है। कई ऐसे इमाम हैं जिनके बराबर में ही मस्जिद है, बराबर में ही उनको घर भी दे रखा है या कमरा दे रखा है, उसमें वो पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वो सिर्फ दीनी तालीम पढ़ा सकते हैं। आपको अगर दुनियावी तालीम लेनी है उसके लिए स्कूल मौजूद हैं। आप स्कूल जाइए, शाम को जाइए, आप दीनी तालीम लीजिए। नहीं तो हफ्ते में 2 दिन आप दीनी तालीम लीजिए, उस पर कोई एतराज नहीं। भाई ने कहा, हमारे अली साहब कहे थे कि बीजेपी ने बड़ी मदद की है और 33-34% मदद कर रहे हैं मुसलमानों की। भाई, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, वो भी तो मुसलमान है, माइनॉरिटी है, उनकी तो मदद कर दीजिए सबसे पहले। फिर आप कौम के बारे में सोचिएगा। वहां कुल 100 लोगों की सैलरी का मामला है, क्यों नहीं अपनी राज्य सरकार से कह के, मुख्यमंत्री जी से कह के, अगर इतना बहुत ज्यादा वो हमदर्द बन रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी के, तो उन बेचारे जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी तो दिलवा दो, उनको तो खाना पीना मिल जाए, उनके बच्चे तो पढ़ ले। वो तो दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों लेना चाहते हैं, उनको तो कम से कम आप करा दो। इसलिए झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं अपने विशेषज्ञ बैठे, एक मिनट, दूसरा जी बैठे नावेद भाई, तो नावेद भाई से कहूंगा, नावेद भाई चिल्लाइएगा नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए धीरे बोलिएगा तो आपकी सारी बातें समझ में आएंगी। तो उसका मैं कुछ माकूल जवाब या कोई और बात होगी उस पर एग्री भी कर सकता हूं आपसे, तो धीरे बोलिएगा। ठीक है लारी साहब, पहले वारसी साहब से जवाब ले लेते हैं। वारसी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर सैयद अहमद की बात पे, जैसा लारी साहब ने कहा कि आप शायद उसको लेकर के विचलित थे। उन्होंने कहा कि हिंदू विश्वविद्यालय भी नाम ना हो और मुस्लिम विश्वविद्यालय भी नाम ना हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हालांकि ये संभव नहीं है, ये भी सही है कि ये संभव नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल की ये ताकत नहीं है कि नाम बदल दे, लेकिन बावजूद इसके अगर उन्होंने कहा तो इसमें गलत क्या है? वारसी साहब, बकास वारसी साहब। तारिक भाई, मैं आपको सिर्फ, आपने बताया कि आपके दादा परदादा वहां से पढ़े हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं आपको सिर्फ एक, मेरे वालिद, मैं आपको सिर्फ एक किस्सा पढ़े हुए इलाहाबाद के, मैं आपको सिर्फ एक किस्सा बताता हूँ और मैं समझता हूँ कि बाकी सारे पैनलिस्ट को भी वो बात पता होनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान जब ये मुहिम चला रहे थे कि उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है, तो उस दौरान उन्होंने जो नवाबीन अलीगढ़ के और अलीगढ़ के आसपास के थे, वो नवाबीन से चंदा मांग रहे थे। और उस दौरान उस चंदा मांगने की जो एक उनका मुहिम चल रही थी, उसमें नवाबीन ने उनके ऊपर फतवा दे दिया उस जमाने में भी कि सर सैयद अहमद खान चोरी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे पैसे मार रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि साहब, वो इतनी बड़ी दाढ़ी थी सर सैयद की, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक नुमाइश का ग्राउंड है, वो सरकारी जगह है, वहाँ अलीगढ़ में हर साल नुमाइश लगती है। तो वहाँ नाच का जो है, उन सारे नवाबीन को एक किसी दूसरे नाम से इनविटेशन भिजवाया कि साहब फला दिन फला तारीख को इतने बजे अलीगढ़ की नुमाइश के मैदान में नाच होगा, नाच का आगाज है। तो सारे नवाबीन जो
यूनिवर्सिटी के लिए चंदा देने के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चंदे के लिए जिन्होंने सर सैयद को फतवा दे दिया, वो सारे नवाबीन पहुंच गए उस नाच को देखने के लिए। और जब नाच को देखने के लिए पहुंचे, पर्दा हटा तो देखा कि साहब घुंघरू पहने हुए सर सैयद अहमद खां इतनी बड़ी दाढ़ी लिए हुए नाचने को तैयार थे कि साहब चलो नहीं एजुकेशन के नाम पे, नहीं तालीम के नाम पे पैसा दे रहे हो तो नाचने के नाम पे दे दो। तो उसके रिजल्ट में ये हुआ कि नवाबीन अपने जूते फेंक के सर सैयद आले रहमा के सामने उनके ऊपर अपने जूते फेंक के लौट आए गालियां बक के। जब अच्छा काम करने की नियत होती है तो सर सैयद ने उन जूतों को नीलाम कराया कि ये फला जूता फला नवाब, फला रियासत के नवाब का, ये फला जूता फला रियासत के नवाब का, और इसको कौन खरीदेगा। और उस वक्त के जो बाहैसियत मुसलमान थे, जो बाहैसियत हिंदू थे, उन्होंने वो जूते खरीदे उन नवाबों की बेइज्जती करने के लिए, और उस पैसे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चंदे में दाखिल किया गया, उससे यूनिवर्सिटी बनाई गई। आज मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ वहां की लाइब्रेरी एशिया की नंबर 1 लाइब्रेरी है। तो किसी बात, किसी नाम को, जिस आइडियोलॉजी को आपकी पार्टी और आप विरोध करते हैं जिसका, तो वो नाम बदलने की राजनीति, नाम बदलने वाली बात आपका यहाँ पे कहना ठीक नहीं है बिना हिस्ट्री को जाने। पहले ही कहा था कि तारिक नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत राय दी थी, ये तो संभव ही नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि इंडिविजुअल राय है और इससे कोई सहमत नहीं होगा। मैं भी ये कह रहा हूँ कि इसका नाम बदलने की हैसियत किसी भी दल में नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय है, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, उसकी मुझे लगता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बासित अली साहब के पास हम लास्ट में आएंगे कंक्लूजन के लिए। नावेद भाई से पूछते हैं। नावेद भाई, आपने लारी साहब को भी सुना, आपने वासी साहब को भी सुना। ये जो सरकारी स्कूलों वाली बात है, या फिर जैसा ये कहा कि अनुदान की बात है, इन तमाम सारी बातों को लेके मदरसों पे तहमतें भी लगती रही हैं और तमाम सवाल उठते रहे हैं। अन्य राज्यों में ये मदरसों वाला जो शुरुआत हुई है, असम से हुई है। उन्होंने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि यहाँ मदरसों में आतंकी पलते हैं या आतंक की शिक्षा दी जाती है। मुझे लगता है कहीं कोई इस तरह का कोई जो है हिडन एजेंडा तो नहीं है। नावेद भाई, आपको क्या लगता है? मैं आपसे पुनः ये पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो सर्वे करवा रही है उसका आधार कुछ ऐसा है। अगर ऐसा आधार होता तो उसको कहना पड़ता। मैंने सवाल सुन लिया। मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो सर्वे करवा रही है उसका आधार कुछ ऐसा है। अगर ऐसा आधार होता तो उसको कहना पड़ता, या उसको कहना चाहिए कि मैं इसलिए सरकार सर्वे करवा रही है क्योंकि हमें लगता है कि कई मदरसे जो है वो संदिग्ध हैं, उससे इस आधार पे करवा रही। सरकार तो ऐसा नहीं कह रही है और हम अपनी तरफ से ये नहीं मान सकते। सर्वे की नियत उनकी अच्छी बताई जा रही है कि कुछ विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कमियों को, अनियमितताओं को जानने के लिए। और जहां तक इल्जाम और सवाल उठाने की सवाल है तो सब चीजों पे इल्जाम रखते हैं। अस्पतालों के बारे में भी कहा जाता है कि इन अस्पतालों में लूटा जाता है, यहाँ किडनी निकाल ली जाती है। कई थानों में कहा जाता है कि थाने में रिश्वत चलती है। कई ब्यूटी पार्लर में कहा जाता है कि यहाँ ब्यूटी पार्लर नाम के लिए, यहाँ तो कुछ और होता है। कई स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तो लूटा जाता है अभिभावकों को। तो इस तरीके से मदरसों पे भी सवाल उठते रहे हैं, हर जगह सवाल उठते रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे भी सवाल उठते रहे हैं, हर चीज पे सवाल उठते रहे। तो हम उस पहलू पे नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार ना ये कह रही है और ना कोई एक अजूबी बात है कि मदरसों पर भी सवाल उठते रहे हैं कि साहब वहां पर आतंकी गतिविधियों का शक होता है साहब, और ये ऐसा हुआ है। वो तो हर जगह हुआ है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सवाल नहीं उठे हैं और संदिग्ध नहीं पाए गए? कोई शोबा, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी संस्था, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर कुछ चीजें संदिग्ध नहीं पाई गई हो। हर इंसान है, कोई इंसान अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई बहुत खराब होता है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है। ठीक है नावेद भाई। बासित जी, हम बासित अली साहब से सवाल ले लेते हैं। ये चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो बासित अली साहब, अभी आपने सभी लोगों को सुना और उसमें ये
एक निकल के आया कि सरकारी स्कूलों के हालात ख़राब हैं। एक तो उधर ध्यान क्यों नहीं है, केवल मदरसों की ओर क्यों गया है। और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि सरकारी स्कूलों के अलावा जो स्थितियां हैं कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। आपका कहना है कि हमने 30% तक अल्पसंख्यकों को भागीदारी दी है, तो इसकी स्थिति क्या है? एक सवाल और आया था कि शिशु मंदिर और सरकारी स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए। तो मैं अपने काबिल दोस्तों को बता दूं कि जो मदरसे सरकार द्वारा एफिलिएटेड हैं उनका सर्वे नहीं हो रहा है। जो चीजें मान्यता प्राप्त हैं उनका सर्वे नहीं हो रहा है। उनका ऑलरेडी सर्वे हुआ है, वो अभी उनको मान्यता मिली है तो सर्वे के बाद मिली है। तो ये सवाल बनता नहीं है कि सरकारी स्कूलों के अंदर है वो है होगी। जो एक रूटीन जो ड्यूटियां थी उन पर सरकार ने बहुत सख्तियां की हैं और बच्चों की बेहतरी के लिए सरकार ने अच्छे से काम भी किया है। लगातार ठीक है। लारी साहब आपको जवाब दे रहे हैं जी। लारी साहब आपकी आवाज भी कट रही है। लारी साहब आप कुछ कह रहे हैं जी। ये सैलरी के मामले पे जवाब नहीं दे रहे शिया वक्फ बोर्ड जी। अली साहब सैलरी, हमने मुसलमानों को 30% सैलरी वेतन पे जवाब नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड में सैलरी नहीं मिल रही है। जो को खुद ही करना होता है। उनकी एक संस्थाएं होती हैं, उनका एक परसेंटेज होता है जो बोर्ड मिलता है। सर आप मुसलमानों के हमदर्द हैं तो मुसलमानों का सरकार से सैलरी क्यों नहीं दिलवा देते हैं? जो आप तो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ नया कर रहे हैं, हम लोगों से हट कर नया कर रहे हैं। 30% आप उन लोग को वो फायदा दे रहे हैं, हम लोग 9% देते हैं, आप 30% देते हैं। तो आप कानून में चेंज लाइए, तब्दीली लाइए और सरकारी कर्मचारी घोषित करके उनको सैलरी देना चालू करिए। अभी आप जो बात वकास भाई से कह रहे थे वो आप बदतमीजियां खुद कर रहे हैं। आप उनका बुरा लग रहा था, आपको अपने अच्छा लग रहा है। आप सुनिए पूरी बात। नहीं, टाइम खत्म हो रहा है। मेरे भाईजान टाइम खत्म हो रहा है। पूरी टाइम खत्म हो रहा है। बात पूरी होगी तब आप जवाब दीजिएगा। नहीं आप उसका ठीक है। लारी साहब ठीक है। अली साहब जवाब दे रहे, बहुत संक्षेप में अली साहब बोलिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। बिल्कुल बहुत संक्षेप में आप एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। बोर्ड में जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जे किए हुए थे, चाहे वो इनके आजम खान हो या इनके और नेता हो, जो उन्होंने कब्जे किए थे, उनकी जमीनों को कब्जा मुक्त करके उनको एक स्कूल खोल के उसके मॉल बना करके उनके शॉप बना करके इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता, चलिए अभी समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बहस में जुड़े, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया। मदरसों की ये बहस अभी जारी रहेगी क्योंकि अभी सर्वे चल रहा है और जैसा कि सर्वे जब समाप्त होगा 15 अक्टूबर तक मुझे लगता है ये समाप्त होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि मदरसों के लिए क्या किया जाए और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए क्या किया जाए। सवाल अभी उठे हैं और सवाल अभी उठते रहेंगे क्योंकि इस तरह का सर्वे प्रदेश में मदरसों का या जहां दीनी तालीम दी जाती है उस तरह के शिक्षण संस्थानों का मुझे लगता है पहली बार हो रहा है, इसलिए सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, ये उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। जो 12 बिंदु सरकार ने दिए हैं उन 12 बिंदुओं में कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक या हिडन एजेंडा दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि सरकार सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रही है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र दिया था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कलम होनी चाहिए, उसी के तहत योगी आदित्यनाथ ने यह बीड़ा उठाया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।